हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कौशल अग्रवाल क्लासेज। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई कौशल अग्रवाल। आज हम कर रहे हैं इंडियन राइटर्स और इंडियन पोइट्स की सीरीज में पहला राइटर नज़म एज़ेकिएल। बहुत इम्पोर्टेंट है। एक दो पोएम इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो पेपर में डायरेक्टली आ जाती हैं। ठीक है। अगर आप इस क्लास के क्लास नोट्स लेना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये अवेलेबल है हमारी ऐप कौशल अग्रवाल क्लासेज के ऊपर, और वहां से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं सभी टॉपिक्स की। चलिए, ये हमारे हैं नज़म एज़ेकिएल। बहुत इम्पोर्टेंट, हमारे इंडियन इंग्लिश पोइट्री में बहुत इम्पोर्टेंट रोल इनका रहा है। और इनके बारे में देखो, जो इंडियन राइटर्स है ना, इंडियन राइटर्स की या इंडियन पोइट्स की मैं बात करूं तो आपको कितना पढ़ना है वो मैं बता देता हूं। ठीक है। बेसिकली है ना, इनका बर्थ, ठीक है, और इनकी डेथ, उसके बाद इनका करियर, यानी कि ये क्या करते थे जब इन्होंने राइटिंग शुरू की, उसके बाद इनके अवार्ड्स, और जो फेमस इनके वर्क्स हैं सिर्फ वही आपको करना है। और जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है ना, उसकी बेसिकली समरी कर लें तो ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही काफ़ी होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली जो क्वेश्चन बनेगा ना इनके ऊपर, वो डायरेक्टली इनके वर्क से रिलेटेड बन जाएगा, या इनको जो हमने उपाधियां दी हैं भाई, इनको क्या कहा जाता है इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। देखो, पढ़ लेते हैं। ज्यादा ज्यादा डीप इनके बारे में नहीं पढ़ना है। चाहे कोई भी आपका हो गया, कोई भी आपका पोइट, नॉवेलिस्ट या शॉर्ट स्टोरी राइटर हो गया, किसी के बारे में भी इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है। नज़म एज़ेकिएल के जी के बारे में पढ़ते हैं। इनका जो बर्थ हुआ था वो 1924 महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है। ये पोइट थे, प्ले राइट थे, और आर्ट क्रिटिक थे एंड एडिटर थे। ये सभी इनके प्रोफेशंस रहे हैं। 2004 में इनकी डेथ हो गई थी अल्जाइमर के कारण। ठीक है, ये मैं बता दूंगा आगे। ये मराठी स्पीकिंग जूइश थे। ठीक है। मराठी स्पीकिंग जूइश थे जो बने इज़राइल, पहले यानी कि सन, बने का मतलब होता है सन, सन ऑफ इज़राइल। बेसिकली जूइश कम्युनिटी कहाँ से आई है? इज़राइल से आई है, तो इनको बेनर इज़राइल बोला जाता है। हिंदी में भी इनको बोला जाता है कुछ तेली करके बोला जाता है। ठीक है। तो वो याद नहीं रखना है, यहाँ पे याद क्या रखना है, ये जूइश कम्युनिटी से थे और मराठी स्पीकिंग थे। वाइफ जो थी इनकी वो डेजी जैकब थी। इनको क्या क्या उपाधियां मिली हैं, क्या क्या इनको बोला जाता है, ये माने जाते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इनको क्या माना जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री। और इनको क्या माना जाता है? केवीएस में ये क्वेश्चन आया था अभी, जो केवीएस टीजीटी का एग्जाम हुआ था। इनको क्या माना जाता है? अर्बन पोइट भी माना जाता है। अच्छा, अर्बन पोइट के साथ साथ इन्होंने कंटेम्प्रेरी इंडिया के बारे में भी बहुत ज्यादा लिखा है। तो ऐसे भी आ सकता है, क्या सिर्फ ये एक अर्बन पोइट थे या कंटेम्प्रेरी इंडिया के बारे में भी लिखते थे? तो भाई दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक होंगे। इनको माना जाता है बैरोमीटर ऑफ मॉडर्न इंडियाज लिटरेचर एटमॉस्फेयर। ठीक है। बैरोमीटर आपको पता होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने के लिए यूज होता है। तो इनको माना जाता है बैरोमीटर ऑफ मॉडर्न इंडियाज लिटरेचर एटमॉस्फेयर। ये सारे के सारे की पॉइंट्स है। मैंने सिर्फ जरूरी बातें इसमें लिखी हैं। डाम कहानी लिखने को तो मैं ना 10 पेजेस का आपकी 10 पेजेस पे इसको पढ़ा सकता हूँ। ठीक है। इनके इतने वर्क्स, हर वर्क की समरी पढ़ा सकता हूँ। इतना नहीं पढ़ना है आपको, टू द पॉइंट डायरेक्टली आपको सिर्फ वर्क्स के नाम और उन ये पोइट और ऑथर जो हैं इनके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको पढ़नी है। ठीक है। इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश वर्स। ठीक है। इंग्लिश वर्स में ज्यादातर इन्होंने फ्री वर्स का यूज किया है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ठीक है। फादर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश वर्स। अच्छा, एज़ेकिएल किसको फॉलो करते थे? टीएस इलियट को फॉलो करते थे और एजरा पाउड को फॉलो करते थे। दोनों जो है हमारे मॉडर्निस्ट है। ठीक है, दोनों मॉडर्निस्ट है। मॉडर्न पोइट्स के बारे में मैंने आपको
पढ़ा दिया है कि मॉडर्न एज के जो पोइट्स थे नॉवेलिस्ट रहते हैं। कल मैं आपका वीडियो एक ग्रामर का वीडियो भी शुरू करने वाले हैं टॉपिक वाइज, ठीक है। सबसे पहले तो क्लोज एनालिसिस करेंगे और सेंटेंस के पार्ट्स करेंगे, कंपाउंड सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस कल से शुरू करने वाले हैं। बच्चे बोलने लग गए हैं सर ग्रामर भी करवा दो, ठीक है। तो इन्होंने ज्यादातर किसके बारे में लिखा है? मॉडर्न अर्बन लाइफ के बारे में लिखा है, इंडियन कंटेम्प्रेरी सीन्स के बारे में लिखा है और स्पिरिचुअल वैल्यूज के बारे में लिखा है। रिलीजियस पोएम्स लिखे हैं इन्होंने कुछ, ठीक है। चलिए, नजीब एजगिल ने की फर्स्ट जो बुक थी वो क्या थी? ए टाइम टू चेंज, 1954 में लिखी थी। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू की जो पोइट्रीज थी उनको मराठी में कन्वर्ट किया था, ट्रांसलेट किया था। इनके ये फर्स्ट एडिटर थे क्वेस्ट जर्नल के। क्वेस्ट जर्नल थी 1954, उसके फर्स्ट एडिटर थे। इनको 1988 में पद्मश्री मिला है और 1983 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और किस क्रिएशन के लिए मिला है? लेटर डे साम्स। तो सबसे पहले आपको लेटर डे साम्स के बारे में क्या क्या लिखना है मेरे भाई, इसके अंदर कितनी लाइन्स हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पता करना है इसकी समरी क्या है और इसकी थीम क्या है, किसके बारे में ये बात की गई है। ये तीनों चीज आपको पढ़नी है, ठीक है। एजगिल है वो 79 की एज में 2004 में उनका देहांत हो गया था अल्जाइमर डिजीज के कारण। सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको किसी भी पोइट या ऑथर के बारे में जाननी है। कहाँ पैदा हुए, क्या प्रोफेशन था उनका राइटिंग करियर के दौरान, और उसके बाद उनको उनका जो फेमस पहला जो नोटेबल वर्क था वो क्या था, और क्या कौन कौन से उनको अवार्ड्स मिले हैं। अब अगर मैं मेजर वर्क्स की बात करूं ना, तो हमें तो पोइट्री के बारे में ही जानना है। प्लेज भी मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। पोइट्री की अगर बात करूं, अ टाइम टू चेंज, एंटरप्राइज, 60 पोएम्स, अनफिनिश्ड मैन, द एग्जैक्ट नेम, द लेटर डे साम्स, ठीक है। इसको साहित्य अकेडमी मिला था। किस ईयर में लिखी गई, कौन सी लिखी गई? वैसे तो 5-6 और लिख सकता था इसमें, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही डाली है क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा सेक्शन है लिटरेचर का। इनकी 3 पोएम आपको लर्न करनी ही करनी है, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियो और फिलोसफी, पोइट लवर, बर्ड वॉचर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और जब मैंने बोला था ना इम्पोर्टेंट वर्क का आपको समरी देखना है और उसके बाद उसमें किस वर्स का यूज हुआ है, किस टाइप की वो पोम है, किस तरह के उनके अंदर पोइटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं, किस लाइन में यूज हुए हैं, उसके मेन उस पोइट्री या उस पोम के मेन कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, तो वो आपको कैसे करने हैं। मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? नाइट ऑफ स्कॉर्पियो। इसी में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। देखो, नाइट ऑफ स्कॉर्पियो को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये पब्लिश की गई थी 1965 में। एग्जैक्ट नेम कलेक्शन में इसका पहली बार इसको पब्लिश किया गया था। ये फ्री वर्स है। अच्छा, मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, फ्री वर्स एक वीडियो भी बनाएंगे, इसके ऊपर रहेगा ये आपकी पोइट्री की ये वीडियो। फ्री वर्स क्या होता है वर्सेस ब्लैंक वर्स क्या होता है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। फ्री वर्स क्या होता है और ब्लैंक वर्स क्या होता है, ठीक है। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है फ्री वर्स का। जो ये नाइट ऑफ स्कॉर्पियो है, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है फ्री वर्स का। इसके अंदर फ्री वर्स कैसे, यहाँ पे ये जो पोम है ये कैसे पढ़ी जाती है? लाइक अ स्टोरी, ठीक है। इसके अंदर 48 लाइन्स है, 8 स्टैंजाज हैं। ये जो पोम है ये शो करती है सुपरस्टिशन ऑफ इंडियन कंट्री साइड। इसके अंदर सुपरस्टिशन का भर भर के यूज हुआ है। ये शो करती है जो देहाती लोग होते हैं, जो वहां के पीपल होते हैं या मजदूर या फार्मर होते हैं, यानी कि पीजेंट होते हैं, वो ज्यादातर क्या होते हैं? इलिटरेट होते हैं, ठीक है, या वो क्या होते हैं? इलॉजिकल होते हैं,
ठीक है, उनकी बातों के अंदर लॉजिक नहीं होते हैं और वो पुराने ओल्ड ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं, वो पुराने ओल्ड ट्रेडिशंस को ओल्ड ट्रेडिशंस को फॉलो करते हैं। तो ये सारी बातें हमारे इसके अंदर दिखाई गई हैं, अंधविश्वास दिखाया गया है, सुपरस्टिशंस दिखाए गए हैं इस पोएम के अंदर, इस पोएम के अंदर, और ये फ्री वर्स के अंदर लिखी गई हैं। और एक और चीज दिखाई गई है, सेल्फ अफेसिंग लव ऑफ एन इंडियन मदर, यानी कि अपनी ना सोच करके बच्चों के बारे में हमारी जो इंडियन मदर हैं वो ज्यादा सोचती हैं। ये भरपूर एक एग्जाम्पल की तरह तौर पे इस पोम के अंदर दिखाया गया है। अच्छा, क्या क्या करेक्टर्स हैं इसके पोम के? पोइट जो है हमारे वो एक बच्चा है, ठीक है, एक बच्चे की तरह सिर्फ एक ऑब्जर्वर का काम कर रहा है, किसी भी एक्शन में वो इस पोम के अंदर कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, यानी कि ना तो किसी की हेल्प कर रहा है, वो बैठा है कहीं पे और सिर्फ सारे जो घटनाएं उसके घर के अंदर हो रही हैं उन सारी घटनाओं को क्या कर रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, कैसे उसकी उसकी जो मदर है उसके पैर पे इसको एक स्कॉर्पियो ने, एक बिच्छू ने काट लिया है, उसके बाद क्या क्या बातें होती है और क्या क्या इवेंट्स होते हैं और कैसे वो रिलेट करता है मॉडर्न लाइफ के साथ, उन सारी चीजों को। ठीक है, ये जो स्कॉर्पियो है इसका पर्सोनिफिकेशन किया गया है पोम के अंदर, इसका पर्सोनिफिकेशन किया गया है, पर्सोनिफिकेशन का यूज किया गया। पर्सोनिफिकेशन नहीं पता है तो फिगर ऑफ स्पीच की वीडियो जाके देखिए। इसके ये मदर और ये स्कॉर्पियो ये दोनों मेन कैरेक्टर में हैं। जो विलेजर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, अंधविश्वास दिखाते हैं। एक कैरेक्टर यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, इसके फादर हैं बच्चे के, जो बाद में आते हैं, जो किसको बुलाते हैं, खोलीमैन को बुलाते हैं। थोड़ा शॉर्ट स्टोरी में इस पोम की बता देता हूँ। क्या होता है, एक दिन बारिश हो रही होती है और बारिश होते होते बारिश के दिन क्या होता है, हैवी रेन के कारण एक जो स्कॉर्पियो है वो क्या करता है, इनके घर में घुस जाता है, ठीक है, और इसकी माँ को काट लेता है। इसकी जो पोइट होते हैं इसकी मदर को पैर पे काट लेता है, तो इसकी मदर जो है वो बेहोश हो जाती है, उसको बराडे में बीच में, बिल्कुल बीच में लेटा दिया जाता है और आस पड़ोस के जो नेबर्स होते हैं, ठीक है, वो आके घर में आ जाते हैं। कोई कोई किस तरह का नुस्खा बता रहा है, कोई किसी तरह का नुस्खा बता रहा है, साथ में उसको बताया जा रहा है कि इसके पिछले जन्म के पापों का कर्म है ये, जो इसको इस बिच्छू ने काट लिया है। ठीक है, कोई कह रहा है कि उस बिच्छू को पकड़ के मार दो और मारने के बाद ही इसका जो इसके मदर के अंदर, पोइट की मदर के अंदर जो जहर है वो निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से स्टोरी आगे बढ़ती है पोम के अंदर। उसके बाद उसके फादर आ जाते हैं और एक किसी चीज का यूज करके उसके मदर का जो वहां पे जो बिटन एरिया है जहां पे काटा गया है वहां पे वैक्स से उसको जला देते हैं ताकि जहर निकल जाए। तो ये सारे सुपरस्टिशन के पार्ट हैं। इस तरीके से ये पोएम चलती है और एक हॉली मैन को बुलाया जाता है उसका जहर उतारने के लिए। और पोइट बड़ा ही अचरज में रहता है कि देखो ये डॉक्टर का काम है, डॉक्टर का काम ना कर करके दूसरी बातों पे ध्यान दिया जाता है। और मदर को 24 घंटे के बाद जब होश आता है, एक दिन के बाद होश आता है, तो मदर सबसे पहले पूछती है कि मेरे बेटे को तो बिच्छू ने नहीं काटा ना। तो ये उसका सेल्फ अफेसिंग लव कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समरी पढ़नी है। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। ये सारे नोट्स आपको ऐप पे मिल जाएंगे, ऐप पे जाके फ्री कंटेंट में जाके देखेंगे तो मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करना चाहते हैं पोइट्री सेक्शन, लिटरेचर सेक्शन, ग्रामर सेक्शन, राइटिंग सेक्शन के, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को पुख्ता करें। रिवीजन से ही पेपर क्लियर होता है, नहीं तो नहीं होता है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।